आतंकी उमर को लेकर एक और नया खुलासा हुआ। युवकों का ब्रेन वॉश करता था ये आतंकी उमर। एनआईए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। युवाओं को ये जिहादी वीडियोस भेजता था ताकि वो युवाओं को अपने साथ जोड़ सके, उनका ब्रेन वॉश कर सके। ये जिहादी वीडियोस एक दो नहीं, कई सारे वीडियोस ये भेज चुका था उमर, और ये इसकी कोशिश थी कि जो युवा है उनको अपने साथ जोड़े इस जैश की प्लानिंग में, यानी कि अपने साथ साथ वो जैश की प्लानिंग का हिस्सा कई युवाओं को भी बनाना चाहता था। कई डॉक्टर्स के संपर्क में भी था। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। ब्रजेश, कैसे यह खुलासा हुआ कि इतने सारे वीडियोस, जिहादी वीडियोस ये बनाकर युवाओं को भेजता था? देखिए, एनआईए ने जो इसमें फोन बरामद किया था उसमें एक वीडियो जो कल हमने सबने देखा वो सामने आया, और इस बीच 70 ऐसे वीडियोस हैं जो बनाए गए थे, और इसके अलावा 11 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जांच एजेंसियों ने जिनको ये वीडियोस भेजे गए थे। इसमें कर्नाटक के लोग हैं, केरल के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं। अब पुलिस इन तमाम जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई कर रही है ताकि इनसे बातचीत की जाए, इनसे पूछताछ की जाए, और उसके बाद साफ हो क्या ये वीडियो आगे भी सर्कुलेट हुए थे, क्योंकि पूरी तरीके से जिहादी मानसिकता के तौर पर दिखाता हुआ ये वीडियो था। और भी क्योंकि जांच एजेंसियां इस बात को लेकर भी क्लेम कर रही हैं कि सिर्फ 70 ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा वीडियोस हो सकते हैं। पूरा मोबाइल फोन उसको ट्रैक किया गया, उसके बाद उसको स्कैनिंग के बाद ये वीडियोस बरामद किए गए। सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेके है कि उमर ने खुद को तो उड़ा लिया, लेकिन इससे कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जो 11 लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, सारे नंबर्स भी जल्द से जल्द एनआईए ने ट्रेस कर लिए हैं। किन किन नंबरों पर ये वीडियोस भेजे गए, वो कौन लोग हैं, वो सभी डॉक्टर हैं या फिर कुछ और हैं? देखिए, इसमें इस बात का भी खतरा है कि अगर किसी का नाम रिवील होता है तो संभावना यह होगी कि वो गायब हो जाए या फिर कोई बड़ी घटना हो जाए। लिहाजा ऐसे में नाम नंबर कहीं भी अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना जरूर दावा किया गया है कि और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोगों को सर्कुलेट किए गए हैं, और इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उमर के साथ या इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ जुड़ पाए। ये तमाम कोशिशें थी लेकिन नाकाम की गई, और अब यही कोशिश की जा रही है कि उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके ये मॉड्यूल कितना बड़ा था, नेटवर्क कितना बड़ा था, ये अभी आपने जो इंफॉर्मेशन दी कि कर्नाटक और केरल, यहां भी कुछ लोग थे जो कि उमर के संपर्क में थे जिनको ये वीडियोस भेजा था इसने। हम तो अब तक दिल्ली, फरीदाबाद, कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो मामला कर्नाटक, केरल तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया मॉड्यूल के तौर पे अब इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पहले खबरें आई कि अफगानिस्तान से कनेक्शन, तुर्की से कनेक्शन, और वहां से आकाओ से इसको लगातार उमर को गाइडेंस मिल रही थी और उस हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन भारत में अब केरल भी इसकी जद में आ रहा है, कर्नाटक भी इसकी जद में आ रहा है, और ये शुरुआती जानकारी है। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहे। इधर आतंकी शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। यूपी की 19 महिलाओं की तलाश की जा रही है। शाहीन के लगातार संपर्क में थी ये महिलाएं। पुलिस एटीएस महिलाओं की जांच में जुटी है कि आखिर ये महिलाएं कौन थी जो कि आतंकी शाहीन के संपर्क में थी, और आतंकी शाहीन की महिलाओं से क्या बातचीत होती थी, क्या वो भी इस मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं थी? 1, 2, 3 नहीं बल्कि ऐसी तकरीबन 19 महिलाओं की यूपी पुलिस को और एटीएस को और जांच एजेंसियों को तलाश है। तुषार हमारे साथ है। तुषार, क्या ये सभी महिलाएं यूपी की हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, यूपी की ही ये महिलाएं हैं, 19 महिलाएं जिनकी तलाश एटीएस कर रही है। कानपुर के आसपास के जिलों की रहने वाली हैं ये महिलाएं, और इनकी तलाश में लगातार यूपी एटीएस अभियान चला रही है। ये जो महिलाएं हैं ये कहां पर हैं, क्योंकि इनके तमाम जो महिलाओं के मोबाइल नंबर वो स्विच्ड ऑफ हो चुके हैं। उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। जो मोबाइल सिम कार्ड लेते समय जो एड्रेस दिया गया है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा टावर डंप को निकाला जा रहा है, किन किन टावरों से कब कब बात हुई, क्योंकि ये शक है कि ये जो महिलाएं हैं ये पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुकी हैं, और जैसे मोहम्मद की जो सरगना है डॉक्टर शाहीन, उसके लगातार टच में थी ये 19 महिलाएं। तो अब इन 19 महिलाओं को लगातार तलाश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। और साथ ही दिल्ली धमाके को लेकर एक और नया खुलासा हुआ। 2 साल पहले मौलवी से मिले थे ये डॉक्टर। जैश आतंकियों ने दी थी डॉक्टरों को राइफल। मौलवी इरफान अहमद जैश से जुड़ा है। मौलवी ने डॉक्टरों को आतंकी बनाया था, उनका ब्रेन वॉश किया था उस मौलवी ने, और इस मौलवी के संपर्क में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल
2025 से 24 में नहीं बल्कि 2023 में ही आए थे, यानी कि 2 साल पहले मौलवी के संपर्क में थे और मौलाना उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। आपको एक एक डिटेल इसके बारे में बताते हैं। 2023 में कैसे ये कहानी शुरू होती है। 2023 में मौलवी से मिले थे मुजम्मिल और आतंकी उमर। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन सब की आपस में मुलाकात हुई थी। डॉक्टर्स मौलवी ने एक दूसरे को फोन नंबर दिए थे, शेयर किए थे, जिन पर बातचीत होती थी। तीनों के बीच 2 सालों तक कॉल पर और चैट पर लगातार बातचीत होती रही। मौलवी अहमद ने मुजम्मिल उमर को कट्टरपंथी बनाया ब्रेन वॉश करके। उमर ने बाकी साथियों की मौलवी से मुलाकात करवाई, यानी कि ये और लोगों को भी जोड़ रहा था। मौलवी ने जैश आतंकियों के साथ मीटिंग भी बुलाई, जैश के आतंकियों के साथ। लाल किले धमाके से मुलाकात को जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये जो मौलवी है ये कैसी प्लानिंग कर रहा था। जैश आतंकियों ने डॉक्टर को असॉल्ट राइफल भी दी थी। एक राइफल शाहीन की कार से बरामद हुई थी, वो तस्वीर भी आपने देखी थी। दूसरी तरफ राइफल आदिल के लॉकर से भी मिली थी। आदिल ने ही नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए थे। इधर आतंकी शाहीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीक्रेट मीटिंग की तैयारी में थी शाहीन। भाई परवेज को इसके लिए बकायदा उसने जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। आतंकी डॉक्टरों का सेमिनार होना था और ये सेमिनार उनका ये यूपी में ही होना था। और इस सेमिनार में जितने भी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर्स थे उनको बुलाया जाना था और वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी, सीक्रेट मीटिंग होनी थी। और ये सभी डॉक्टर जो थे वो जैश के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। और शाहीन ने इस काम की जिम्मेदारी, जो सेमिनार बुलाया जा रहा था, ये भाई परवेज को सौंपी थी। यानी कि सभी डॉक्टर्स, और किसी को शक भी नहीं हो, सबको ये लगे कि ये डॉक्टर्स का सेमिनार है। जल्दी से सेमिनार के बारे में भी आपको बताते हैं। डॉक्टर परवेज ने सीक्रेट बैठक की तैयारी की थी और ये जिम्मेदारी उसकी बहन ने सौंपी थी। दिवाली के आसपास ये अहम बैठक होने वाली थी, मीटिंग। बहन शाहीन के कहने पर ये मीटिंग का प्लान तैयार हुआ था और इसमें कई सारे डॉक्टर्स बुलाए जाने थे। ये बैठक लखनऊ या कानपुर में आयोजित होनी थी, यानी कि यूपी में ही होने वाली थी ये सीक्रेट मीटिंग। डॉक्टर सेमिनार के नाम से ये बैठक बुलाई जानी थी। परवेज ने बैठक के लिए पोस्टर तक तैयार कर लिए थे। बैठक में टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये अहम जानकारियां निकलकर सामने आई है कि कैसे यहां पर वो प्लानिंग कर रहे थे। बैठक में आगे की वो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और साजिश ये बना रहे थे। और इधर टेरर सेमिनार क्यों नहीं हुआ ये भी आपको बताते हैं। दरअसल समारोह में कई डॉक्टर्स को शामिल होना था, ऐसे में गुप्त बैठक बुलाना जोखिम भरा था। और इसी दौरान आदिल की शादी हुई थी, उस शादी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। कश्मीर में हुई थी आदिल की शादी। इस वजह से जो इनकी सीक्रेट मीटिंग थी, जो सेमिनार था, वो हो नहीं पाया और वो ऐसे गुप्त सीक्रेट मीटिंग बुला रहे थे ताकि डॉक्टर्स के नाम पर किसी को उन पर कोई शक या अंदेशा ना हो। इधर शाहीन परवेज अंसारी पर एक और बड़ी खबर आ रही है। दोनों की संपत्तियों की पड़ताल जारी है। एजेंसियों को आतंकी फंडिंग का शक है इन पर, किनको आतंकियों से फंडिंग होती थी। शाहीन और परवेज को यह बात साफ है कि यहां पर महिला ब्रिगेड बनाने की जो कमान थी, जिम्मेदारी थी, वो डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी जैश की तरफ से, जिसमें उसका भाई भी उसका अहम किरदार था, पार्टनर था। दोनों भाई बहन मिलकर के इस आतंकी मॉड्यूल को, टेरर को और नेटवर्क को बड़ा कर रहे थे। अब सवाल है कि इनके पास ये फंडिंग कहां से आती, जो संपत्तियां थी उसकी पड़ताल चल रही है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी फंडिंग होती थी इन दोनों को।